Hello friends, welcome to Kashmir Civil Services Academy, and today we will be discussing some of the MCQs related to modern history. So first of all, this is the online initiative of our academy where we will be guiding the students for different exams like JKAS, JKSSB, SSC and also other exams. So today we will do the part first of modern history, and after this we will again bring some of the sessions on modern history. So these are our various initiatives, like you will get daily classes at our academy, structured courses, mock tests, and besides that mentorship is also available at our institute. Now this is brief about myself. I have done BSc and masters from Coast Kashmir. I have qualified KS pre of 21, and besides that I have also qualified written test of JKPSI both times. So today, first of all, let us start with the first question. द फर्स्ट सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया वाज, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है इट इज दैट कि मतलब फर्स्ट सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया कौन था। तो आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हो या साथ साथ आंसर दे सकते हो, और अगर कोई भी डाउट हो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बात आई है फर्स्ट सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया। तो फर्स्ट सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया अपॉइंट किया गया था जेम्स रेनेल को, ठीक है। जेम्स रेनेल क्या थे, ये फर्स्ट सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया थे। तो सर्वेयर जनरल का मतलब इसने क्या किया था, मतलब जो इंडिया के बॉर्डर्स है उनको मैप किया था, ठीक है। तो अननोन रीजन जो है उनको भी मैप किया था। तो उस इसीलिए इसको अपॉइंट किया गया था एज फर्स्ट सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज दैट द श्यामाजी कृष्ण वर्मा पब्लिश्ड विच न्यूज़पेपर एंड इन विच कंट्री, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कुछ हम यहाँ पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखिए श्यामाजी कृष्ण वर्मन, हमारे पास जो न्यूज़पेपर्स है, अगर हम न्यूज़पेपर्स को देखें, ये एक इम्पोर्टेंट सोर्स है फॉर कंस्ट्रक्टिंग द मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया। जैसे हम हिस्ट्री को जब इंटरप्रेट करते हैं, हमारे पास देखिए हिस्ट्री के सोर्सेज आते हैं। अगर हम सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री देखें तो हमारे पास यूजुअली दो सोर्सेज आते हैं, एक तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज और दूसरा हमारे पास आता है लिटरेरी सोर्सेज। तो आर्कियोलॉजिकल और लिटरेरी एंशिएंट हिस्ट्री में हमारे पास यूजुअली अवेलेबल है। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज मतलब मटेरियल रिमेन्स से जब हम हिस्ट्री को कंस्ट्रक्ट करते हैं कि मतलब उस टाइम की हिस्ट्री क्या थी, तो उसको हम आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज बोलते हैं। तो जहाँ पे हमारे पास रिटन रिकॉर्ड्स अवेलेबल रहते हैं तो उसको हम लिटरेरी सोर्सेज कहते हैं। तो कहीं पे हमें आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज होते हैं तो कहीं पे हमें लिटरेरी सोर्सेज होते हैं। जैसे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में आप देखोगे, अगर हम बात करें मुगल आर्किटेक्चर की, वो हमारा आर्कियोलॉजिकल सोर्स बन सकता है। या इसी तरह अगर हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें तो वहां पे हमारे पास रिटन रिकॉर्ड नहीं है, बल्कि हमारे पास क्या है, हमारे पास है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। मतलब वहां की साइट्स है वो हम एक्सकेवेट करते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट्स उनको स्टडी करके फिर वहां की हिस्ट्री इंटरप्रेट करते हैं। इसी तरह लिटरेरी सोर्सेज में अगर आप देखोगे, जैसे हमारे पास आता है ऋग्वेदा, ठीक है। ऋग्वेदा ये हमारे पास लिटरेरी सोर्सेज है, ठीक है। तो जो मॉडर्न हिस्ट्री में इंपॉर्टेंट थे न्यूज़पेपर्स थे। तो अब न्यूज़पेपर्स में अब आप जब देखोगे, न्यूज़पेपर्स में हमारे पास आते हैं, एक तो आते थे हमारे पास नेशनल न्यूज़पेपर्स, और दूसरे हमारे पास कुछ न्यूज़पेपर्स थे जो अब्रॉड में पब्लिश हुए थे, ठीक है। अब्रॉड, तो नेशनल में आप देखोगे जैसे हिंदू या इसी तरह केसरी, मराठा, जो बाल गंगाधर तिलक के अंडर पब्लिश हुए थे, ठीक है। तो अब्रॉड में कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर्स थे, जैसे तलवार बर्लिन में निकला था। तो ये बर्लिन जो जर्मनी में है वहां पे, तो इसके जो ओनर थे वो वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय थे। इसी तरह वंदे मातरम मैडम कामा के अंडर पेरिस में निकला था, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ न्यूज़पेपर्स को थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, अगर हम न्यूज़पेपर्स की बात करें, नो सी न्यूज़पेपर्स हमारे पास है अब्रॉड पब्लिश्ड न्यूज़पेपर्स और नेशनल न्यूज़पेपर्स। तो नेशनल न्यूज़पेपर्स में जैसे हमारे पास आता था इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर्स, वॉइस ऑफ इंडिया दादाभाई नौरोजी के अंडर, ठीक है। वॉइस ऑफ इंडिया, इसी तरह केसरी, मराठा, ठीक है। तो यहाँ पे अक्सर क्वेश्चन बनता था कभी कभार कि मराठा किस लैंग्वेज में है, तो ये इंग्लिश में है, ठीक है। तो यहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं होएगा, ठीक है। तो इसी तरह वॉइस ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी ने निकाला था, ठीक है। इस तरह अब्रॉड में कुछ न्यूज़पेपर जैसे आप देखोगे कि लाला हरदयाल के अंदर एक गदर गदर आप देखोगे सैन फ्रांसिस्को में अंडर लाला हरदयाल, ठीक है। तो ये रेवोल्यूशनरी आइडियाज को वहां पे प्रमोट कर रहा था, ठीक है।
सैन फ्रांसिस्को। इसी तरह मैंने बोला आपको अब्रॉड में और एक न्यूज़पेपर था हमारे पास, दैट वाज कॉल्ड दैट इन पेरिस, ठीक है, पेरिस में अंडर मैडम कामा, ठीक है, मैडम कामा के अंडर, ठीक है। तो ये कुछ न्यूज़पेपर्स थे। तो जो इंडियन सोशियोलॉजिस्ट था ये अंडर दे श्यामाजी कृष्ण वर्मा निकला था, और ये कहाँ पब्लिश हुआ था, लंदन में, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दिस इज दैट इंडियन सोशियोलॉजिस्ट इन लंदन, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे इंडियन सोशियोलॉजिस्ट है, मगर यहाँ पे पेरिस है, पेरिस गलत है। तो यहाँ पे गदर है सैन फ्रांसिस्को, ये मैंने आपको बोला, ये लाला हरदिया, ठीक है, लाला हरदिया। तो इंपॉर्टेंट है ये चीजें, ये इंपॉर्टेंट सोर्सेज, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप इन पे खास ख्याल रखिए, ठीक है। तो इन एमसीक्यूज को अच्छे से देखिए, क्योंकि यहाँ पे आपका जो है स्टैटिक पार्ट कहीं कहीं सारे टॉपिक्स एमसीक्यू से कवर होते हैं, ठीक है। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वाज एंड ही वाज अपॉइंटेड बाय, ठीक है। देखिए यहाँ पे आप थोड़ी सी हिस्ट्री को अगर हम देखें, इंडियन हिस्ट्री देखिए, आफ्टर आपको पता होगा जब ब्रिटिश आया था, ये आई थी 1600 में, ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर्म हुई थी। तो 1613 में पहली कंपनी अंडर थॉमस एल्डवर्थ जो है सेटअप की गई इन सूरत। तो उसके बाद आप देखोगे, देखिए 1613 से 1757 तक, यहाँ तक ब्रिटिश ने कोई मतलब कॉन्क्वेस्ट का कोई प्लान नहीं था, खाली ट्रेडिंग एक्टिविटी चल रही थी। तो आप मान ली नियरली अप्रोक्सीमेटली 150 साल तक कोई ये कॉन्क्वेस्ट नहीं था, ब्रिटिश रूल नहीं था। तो क्या था, खाली ट्रेड चल रहा था। लेकिन 1757 में जो है बैटल ऑफ पलासी हुआ, बैटल ऑफ प्लासी। तो ये हुआ बिटवीन सिराजुद्दीन दौला एंड दैट ब्रिटिश, ठीक है। तो इसके बाद जो है ब्रिटिश ने, जब ये बैटल मतलब इसमें सिराजुद्दीन दौला की डिफीट हुई, तो ये बंगाल में हुआ, बैटल ऑफ प्लासी कहाँ हुआ, बंगाल में। तो हम ये कह सकते हैं कि जो ब्रिटिश रूल है स्टार्ट हुआ वो बंगाल से। तो उसके बाद हमें पता है, इसके बाद और एक इंपॉर्टेंट बैटल हमारे पास आता है, बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ बक्सर 1764 में हुआ। तो इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद ही मतलब ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट जो है बंगाल में स्टार्ट हुआ। तो हम बोलते हैं उसको डिवल गवर्नमेंट। तो डिवल गवर्नमेंट मतलब रूल ऑफ द टू, कि मतलब एक तो ये मतलब जो वहां का दीवान था, गवर्नर था उसका, और दूसरा मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस अपने अंडर ले ली, जैसे जुडिशियल फंक्शंस, मिलिट्री निजामत, ठीक है। तो दीवान का मतलब है रेवेन्यू कलेक्टर, तो अब ब्रिटिश ने रेवेन्यू भी कलेक्ट स्टार्ट करना किया। तो इसके बाद जो है वेरिन हेस्टिंग्स, अगर आपने नाम सुना होगा, बिल्कुल दिया हुआ है एनसीईआरटीज में, जो एनसीईआरटी 12th की आती है। तो मैं बार बार कहता हूँ कि आप जनरल स्टडीज को एनसीईआरटी से पढ़े और उसके बाद एडवांस्ड बुक्स पढ़े, दैट इज वेरी बेस्ट, एंड उससे ही आपके एग्जाम निकलेंगे। अदरवाइज अगर आप कोई फैक्चुअल बुक पढ़ रहे हो तो देन इट विल नॉट हेल्प, ठीक है। क्योंकि मतलब हिस्ट्री में इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनाइजेशन, आपको क्रोनोलॉजी अच्छे से पता हो, उसी के बाद जो है ये आसान हो जाती है, ठीक है। नाउ वेरिन हेस्टिंग्स तब ये अपॉइंट हुआ एज गवर्नर ऑफ बंगाल, गवर्नर ऑफ बंगाल। तो इसी को बनाया गया फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, किस एक्ट से, 1773 रेगुलेशन एक्ट, ठीक है, रेगुलेशन एक्ट 1773 से इसको वेरिन हेस्टिंग्स को बनाया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो अब राइट आंसर जो इसका होगा दैट इज वेरिन हेस्टिंग्स बाय रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1773, दैट मींस ए पार्ट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नाउ देखिए यहाँ पे आप देखोगे डी पार्ट में भी हमें है वेरिन हेस्टिंग्स, ए पार्ट में भी है वेरिन हेस्टिंग्स, लेकिन यहाँ पे रेगुलेशन एक्ट 1773 से उसको लाया गया है, ना कि 1882 से, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है केएस में भी पूछे जाते हैं और एसएसबी में भी ये पूछे जाते हैं। लेकिन हाँ, एक बात आप याद रखिएगा, जितने आप टफ एमसीक्यू सॉल्व करोगे तो उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा, उतना ही आपका जीएस स्ट्रांग होगा, ठीक है। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। कंसीडर द फॉलोइंग पियर्स। तो अब यहाँ पे कुछ पियर्स दिए हुए हैं, हमें इनको देखना है। देखिए नाना साहिब रेवोल्ट 1857 के साथ जुड़ा है, मैडम कामा तलवार के साथ जुड़ी है यहाँ पे, शाहमाल परगना विलेज, श्री नारायण गुरु एसएनडीपी मूवमेंट, श्री नारायणा परिपलना मूवमेंट, ठीक है। नाउ देखिए यहाँ पे अगर हम नीचे देखें, अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, हाउ मेनी पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड, कितने पेयर्स हैं इनमें से जो मैच्ड, जो ठीक है, मतलब जो ठीक से मैच है, ठीक है।
खाली 1, 2, 3 या चारों, ठीक है? तो अब हम इनको थोड़ा-सा देख लेते हैं, इनके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, पहली बात है अबाउट द नाना साहिब, ठीक है? नाउ नाना साहिब आपको पता होगा दैट रिवोल्ट 1857 में काफ़ी पर्सनैलिटीज़ आती है जो रिलेटेड टू थे, मतलब जिन्होंने अगर आप रिवोल्ट 1857 को थोड़ा अगर आप देखोगे, देखिए अगर हम ये ब्रीफ मैप ऑफ इंडिया बनाएँ, ठीक है? ब्रीफ मैप ऑफ इंडिया, तो रिवोल्ट 1857 यहाँ बिहार से लेके यहाँ हम बोल सकते हैं राजस्थान तक, और यहाँ ऊपर ये पंजाब से लेके यहाँ हम बोल सकते हैं नर्मदा वैली तक रहा था। तो मतलब खाली इस रीजन में रिवोल्ट 1857 रहा था। तो इसमें बहुत सारे टाउन्स थे, जैसे यूपी था, दिल्ली था, ठीक है? इसी तरह लखनऊ था, तो जहाँ पे मतलब ये रिवोल्ट उठा था, ठीक है? तो इसमें अब बहुत सारे आपको पता होगा, जैसे दिल्ली है हमारा, वहाँ कमांड थी अंडर बख्त खान, ठीक है? बख्त खान। तो ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि किस रीजन में किसने कमांड किया था। इसी तरह आप कानपुर देखोगे, कानपुर में था नाना साहिब, ठीक है? नाना साहिब। और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है ये केएस 2021 प्रीलिम्स में पूछा गया था कि जो एक विलेज थी यूपी में, उसको यूपी में एक विलेज थी परगना विलेज, तो उसको वहां पे ऑर्गेनाइज किया था 84 विलेजेस को, किसने? शाहमाल ने, ठीक है? शाहमाल। तो ये क्वेश्चन 2021 प्री में आया था, 2021 केएस प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है? तो यहाँ पे आप देखिए, फर्स्ट नाना साहेब रिवोल्ट 1857 के साथ जुड़ा था, बिल्कुल ठीक है। मैडम कामा तलवार, तो तलवार नहीं, तलवार के साथ जुड़ा था वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय। तो मैडम कामा जुड़ी थी किसके साथ? इसका जो न्यूज़पेपर था दैट वाज वंदे मातरम, ठीक है? वंदे मातरम। इसी तरह शाहमाल परगना विलेज, तो ठीक है। श्री नारायण गुरु एसएनडीपी मूवमेंट, तो ये ठीक है। देखिए ये मूवमेंट जो है श्री नारायण गुरु ने कहाँ चलाया था? केरला में, ठीक है? केरला में। किनमें? एक वहां पे लो कास्ट एक कास्ट है दैट इज कॉल्ड इजावीज, इज़ावीज़, ठीक है? तो वहाँ पे ये श्री नारायण गुरु ने मूवमेंट चलाया कि मतलब इनको जो है, मतलब इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो, टेम्पल एंट्री इनको मिले बाकी। तो वो उन सब राइट्स के लिए ये एसएनडीपी मूवमेंट चलाया था केरला में श्री नारायण गुरु ने। तो 1 पेयर गलत है, 3 पेयर सही है। सो हमारा आंसर होगा दैट ओनली 3 पेयर्स, ठीक है? नाउ द करेक्ट आंसर इज ओनली 3 पेयर्स, दैट मीन्स सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। तो सी पार्ट हमारा करेक्ट आंसर है ओनली 3 पेयर्स। तो ये क्वेश्चन जो है ओनली 1 पेयर, ओनली 2 पेयर, ओनली 3, ओनली 4 पेयर, ये रिसेंटली जो है यूपीएससी ने इसको इंट्रोड्यूस किया पिछले साल, मतलब 22 प्रीलिम्स अगर आप देखोगे वहां ये क्वेश्चन आए, ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3, ओनली 4, ठीक है? तो ये थोड़ा सा जो मतलब मानिए कि आप जो है लेवल इसकी टफ कर दी, ठीक है? नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन, क्वेश्चन नंबर 5। Now, the General Service Enlistment Act was enacted in 1856 under the Governor Generalship of, ठीक है? देखिए जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट जो था, ये अगर आप देखोगे 1856 में लाया गया था। तो इसके कुछ प्रोविजंस थे, जैसे आप देखोगे वो कार्ट्रिज राइफल्स इंट्रोड्यूस की गई। तो कार्ट्रिज राइफल्स को है जो मतलब इसको मतलब काटना पड़ता था सोल्जर्स को ऊपर, मतलब मुंह लगाना पड़ता था। तो ये बताया गया है कि ये जो कार्ट्रिज है ये बनी है ऑफ दिस पिग फैट एंड प्लस बीफ, पिग फैट प्लस बीफ। तो बीफ जो है इट वाज फॉरबिडन फॉर हिंदूज और पिग फैट फॉरबिडन फॉर मुस्लिम्स। तो इसी जो है ये भी एक काज बन गया रिवोल्ट 1857 का, ठीक है? तो उसके बाद अगर आप देखोगे इसमें और एक था कि मतलब जो फॉरेन सर्विस अलाउंस है, फॉरेन सर्विस अगर आप देखोगे, मतलब इसमें ये कहा गया था कि जो मतलब इंडियन सोल्जर्स हैं उनको कहीं भी ब्रिटिश मतलब उनकी सर्विस कहीं भी ले सकता है। लेकिन ब्राह्मण्स के लिए ये क्या था, मतलब फॉरबिड था कि मतलब वो सीज को क्रॉस करे, अदरवाइज उनका कास्ट जो है वो फिर खत्म हो जाता है, ठीक है? तो इसीलिए इस पे भी ये भी कुछ इश्यूज बन गए फॉर द रिवोल्ट 1857। तो तब गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग, ठीक है? नाउ तो कभी कभार ये भी क्वेश्चन आता है कि 1850, जैसे आप देखोगे मेजर अगर आप देखोगे कुछ भी हिस्ट्री में जो इंपॉर्टेंट बनता है, जैसे हमारे पास 1857 रिवोल्ट है, तो इसमें आपको अब याद रखना है कि मतलब इस 1857 में तब गवर्नर जनरल कौन था, ठीक है? इसी तरह आपको इसके बाद इसमें कुछ जो इंपॉर्टेंट लीडर्स है वो कौन थे, ठीक है? मतलब बोथ ब्रिटिश एज वेल एज
दैट नेशनल लीडर, जैसे वो रानी लक्ष्मीबाई झांसी की, ठीक है। तो इसी तरह अगर आप देखोगे इसमें इंपॉर्टेंट हमें फिर देखना पड़ता है कि इसके बाद क्या हुआ जब ये रिवोल्ट सप्रेस हुआ। जैसे आपको पता होगा उसके बाद लाया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, या जिसको हम बोलते हैं एक्ट फॉर द गुड गवर्नेंस ऑफ इंडिया 1858। तो इस एक्ट से जो है कंपनी रूल को एबॉलिश करके इस एक्ट से ही जो है क्राउन को पावर ट्रांसफर किया गया फ्रॉम द कंपनी, मतलब कंपनी रूल खत्म किया गया और ब्रिटिश क्राउन जो है उसने जो है वो सॉवरन बॉडी बन गई टू गवर्न इंडिया। दैट मीन्स क्वीन विक्टोरिया जो है वो प्रोक्लेम कर हो गई एज द सॉवरन क्वीन ऑफ इंडिया, ठीक है। सो उसके बाद जो इसका करेक्ट आंसर है दैट इज ए विलियम केनी, ठीक है। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। द रिंग फेंस पॉलिसी वाज डिवाइडेड बाय, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इन पॉलिसीज की कुछ बात कर लेते हैं। देखिए अगर मैं आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बता दूं ब्रीफ, मैंने आपको बोला कि 1613 में ब्रिटिश ने कंपनी स्टार्ट की इन सूरत। उसके बाद 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हुआ। तो इसके बाद जो है ड्यूअल गवर्नमेंट, मतलब बंगाल में जो है कॉन्क्वेस्ट, तो मतलब 1764 से आप मान लीजिए ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट स्टार्ट होता है। लेकिन 13 से लेके यहाँ तक जो है 150 साल तक खाली ट्रेडिंग का जो है ट्रेड का कारोबार का वो चला था बाय द ब्रिटिश, ठीक है। मतलब यही ट्रेड टाइज थे ब्रिटिश की, ठीक है। मतलब तब वो यही फैक्ट्रीज बाकी वो सब बना रहे थे, ठीक है। तो इसमें जो अगर आप देखोगे 1764 के बाद जो है ब्रिटिश ने कहीं पॉलिसीज अब अडॉप्ट की। तो सबसे पहला जो रीजन इन्होंने ऑक्यूपाई किया दैट वाज बंगाल। तो बंगाल तब बहुत बड़ी प्रोविंस थी, मतलब इसमें बिहार, उड़ीसा, ठीक है, या आज का बांग्लादेश वो सब आते थे। तो ये बहुत बड़ा प्रोविंस था और ये मतलब ट्रेड में बहुत ज्यादा फ्लोरिश कर रहा था। मतलब 60% एक्सपोर्ट्स जो है ब्रिटिश वो बंगाल से ही ले रहा था, ठीक है। तो बंगाल ही पहले ऑक्यूपाई हुआ। तो उसके बाद जो बंगाल के बाद है कुछ पॉलिसीज अपनाई ब्रिटिश ने, जैसे कुछ अगर हम ब्रिटिश की बात करें। अब इसके बाद देखिए 1857 तक जो है यहाँ 1764 से तो मतलब आप मानिए बंगाल में रोल स्टार्ट हुआ। उसके बाद जो है 1857, 1857 आप मान लीजिए करीबन 100 साल तक ब्रिटिश ने कंप्लीट कॉन्कर किया। तो इन्होंने कुछ पॉलिसीज अपनाई, जैसे पहले तो हम सीधे बोल सकते हैं कि वॉर्स की, जैसे मैसूर के साथ वॉर हुआ, ठीक है। मैसूर जो है टीपू सुल्तान को इन्होंने फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर में हराया। इसी तरह मराठा के साथ वॉर्स हुए, ठीक है। मराठा मराठा तो बाकी भी इन्होंने कुछ पॉलिसीज ब्रिटिश ने अपनाई। तो वो कौन सी पॉलिसीज थी, जैसे इसमें आती है रिंग फेंस पॉलिसी। तो इन पॉलिसीज को थोड़ा सा ब्रीफली देख लेते हैं कौन कौन सी पॉलिसी जो है ब्रिटिश ने अडॉप्ट की, ठीक है। तो अगर हम लिखें ब्रिटिश पॉलिसीज, तो इसमें हमारे पास आती है, जैसे वॉर्स तो मैंने आपको बोला वॉर्स, रिंग फेंस पॉलिसी, रिंग फेंस पॉलिसी, ठीक है। तो ये जिस वेरिन हेस्टिंग्स ने डिवाइस की थी, ठीक है, वेरिन हेस्टिंग्स। तो रिंग फेंस पॉलिसी में आप देखोगे, मतलब अगर ये सपोज कोई ब्रिटिश का एरिया था, मतलब ये मानिए बंगाल है, तो इसके इर्द गिर्द जो भी एरियाज थे मतलब इन्होंने एक बफर जोन बनाया, ठीक है। बफर जोन मतलब अगर कोई एक्सटर्नल इन्वेजन आए हम उसको कैसे टैकल करेंगे। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, इन्होंने अपनी आर्मी यहाँ इन छोटे रीजन्स में भेज दी। इन से डिप्लोमेसी करके ये बोला कि अगर आप पे हमला हो जाए तो हम आपको प्रोटेक्शन देंगे, हमारी आर्मी आपको प्रोटेक्ट करेगी। सो दैट इज वाई कि मतलब इसको हम बोलते हैं रिंग फेंस पॉलिसी, मतलब एक बफर जोन क्रिएट करना अराउंड द टेरिटरी, ताकि मतलब जो है एक्सटर्नल इन्वेजन ना हो। तो उसके बाद कुछ और पॉलिसीज थी, जैसे आप बोलोगे इसमें सब्सिडरी अलायंस, ठीक है, सब्सिडरी अलायंस। तो सब्सिडरी अलायंस में ब्रिटिश क्या करती थी, मतलब अपनी जो फौज है वो किसी मान लीजिए जैसे हैदराबाद है या कोई और स्टेट है उसमें अपनी फौज भेज दी। ये डिप्लोमेसी खेलते थे कि हम आपको अगर आप पे एक्सटर्नल हमला हो जाए तो हम आपको उस केस में बचाएंगे, हम आपकी मदद करेंगे, लेकिन हमारे सोल्जर्स आपकी टेरिटरी में रहेंगे। तो ये जब एक बार सोल्जर्स घुस गए तो धीरे धीरे वो फिर उस टेरिटरी को कनकर करते थे। तो इसमें बहुत सारी जो है स्टेट्स जो है ब्रिटिश के अंडर आ गई, जैसे आप देखोगे अवध आ गया, ठीक है, अवध, हैदराबाद, हैदराबाद, ठीक है। इसी तरह हमारे पास अवध हैदराबाद, आप इसी तरह देखोगे दैट दिस मैसूर, ठीक है, मैसूर।
तो इनको कॉन्कर किया ब्रिटिश ने बाय सब्सिडरी अलायंस। इसी तरह और एक पॉलिसी हमारे पास ब्रिटिश की थी, दैट वाज कॉल्ड दिस सब्सिडरी अलायंस के बाद हम और एक पॉलिसी देख सकते हैं, दैट इज कॉल्ड दिस डॉक्ट्रिन ऑफ लिप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स और एक पॉलिसी थी। आप देखोगे इसमें क्या होता था कि अगर मतलब कोई मतलब अब बेटा होता था राजा का, अगर वो उसका अपना बेटा नहीं होता था, सब उसने उसको अडॉप्ट किया था, ठीक है। तो अगर वो फादर मतलब राजा मर जाता तो उसकी जो वो स्टेट है वो चली जाती थी ब्रिटिश के अंडर। तो इसको लाया था डेलहौजी ने, ठीक है। डेलहौजी ने इसको इंट्रोड्यूस किया था, बट ओरिजिनेट इसको डेलहौजी ने नहीं किया था, ठीक है। एक्चुअली इट इज सेड टू हैव इट इज ओरिजिन फ्रॉम डुप्लेक्स। तो डुप्लेक्स एक फ्रेंच किंग था, ठीक है, फ्रेंच का एक फ्रेंच आर्मी का लीडर था, ठीक है। तो इसके बाद इसके अंडर जैसे आपको पता होगा फेमस जो है झांसी, ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंडर ब्रिटिश को चली गई। तो इसी तरह सतारा, ठीक है, मतलब कुछ छोटी स्टेट्स, तो बड़ी स्टेट्स बाय सब्सिडरी अलायंस, और ये छोटी स्टेट झांसी, सतारा, जयपुर, ये चली गई बाय डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो इसमें जो अब राइट आंसर होगा दैट रिंग फेंस पॉलिसी, तो ये डिवाइस की थी किसने, वेरिन हेस्टिंग्स ने, ठीक है। सो करेक्ट आंसर इज बी, वेरिन हेस्टिंग्स, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, arrange the following European factories in chronological order when they were set up in India, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे थोड़ी बात कर लेते हैं हम कि मतलब जो यूरोपियन है वो जब इंडिया में आए, तो आपको पता होगा जो सबसे पहले पावर आया इंडिया में, देखिए 1498 में इंडिया में पहुंचा कौन, वास्कोडी गामा, ठीक है, वास्कोडी गामा विद हिज 10 शिप्स। तो उसके बाद क्या हुआ 1500 में, अगर आप देखोगे तो ये हमारे पास चल रही है 16th सेंचुरी। तो इसमें जो है फर्स्ट फैक्ट्री सेटअप हो गई कहाँ, केरला में। किसने की सेटअप, पुर्तगाल ने। तो पहली फैक्ट्री पुर्तगाल ने। तो उसके बाद आप देखोगे इसके बाद मतलब 100 साल तक कुछ हुआ नहीं था, कोई और नहीं आया था, लेकिन 1605 में हम देखेंगे डच ने अपनी कंपनी डाली इन आंध्र प्रदेश। तो पुर्तगाल ने डाली जो अपनी फैक्ट्री केरला में, इसी तरह डच ने डाली इन आंध्र प्रदेश। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाते हैं कि कौन कब आया, किसने कहाँ पे फैक्ट्री बनाई, ठीक है। इसी तरह आप देखोगे 1613 में इंग्लिश ने कंपनी बनाई इन सूरत, ठीक है, सूरत। 1620 में डेनमार्क, ठीक है, डेनिश हम बोल सकते हैं, ठीक है, तो इन्होंने बनाई तमिलनाडु। तो इसी तरह फिर लास्ट में कौन आए हमारे पास, 1667 में आया फ्रांस, ठीक है, फ्रांस। तो इन्होंने बनाई ऑल्सो इन सूरत, ठीक है। नाउ सी यहाँ पे जो है इंपॉर्टेंट, तो पहले कौन आया था, पुर्तगाल। तो पुर्तगाल आप याद रखोगे ये मुगल से पहले आए थे इंडिया में, ठीक है। तो मुगल 1526 में उनका इन्वेजन जब हुआ तब हुमायूं ने कैप्चर किया। लेकिन ये जो देखिए अगर आप इंडिया को देखोगे, तो यहाँ आप मान लीजिए यहाँ इस साइड से यूरोपियंस एंटर कर रही थी, मतलब पुर्तगाल ने यहाँ केरला से एंटर किया इस साइड। लेकिन यहाँ नॉर्थ साइड से जो है यहाँ से चल रही थी हिस्ट्री, किनकी, मुगल्स की हिस्ट्री बन रही थी, ठीक है। जैसे बाबर के इन्वेजन 1526 में बाबर ने कैप्चर किया फाइनली इब्राहिम लोदी को हराकर, उसका पहला फुटप्रिंट पड़ा इंडिया में। लेकिन ये जो पुर्तगाल है ये कब आए थे, 1498 में। और 1500 में इन्होंने क्या की, सेट फैक्ट्री, ठीक है। तो उसके बाद जो है काफी सारे पावर जो है, मतलब जब पुर्तगाल आया, डच, इंग्लिश, डेनिश, तो इनमें आपस में भी लड़ाइयाँ होती रही। तो फाइनली डच आउट हो गया, पुर्तगाल आउट हो गया, और फाइनली फ्रांस भी आउट हो गया। और डेनमार्क जो है इन्होंने ज्यादा मिशनरीज एक्टिविटीज को बढ़ावा दिया, ना कि ट्रेडिंग टाइज को। तो लास्ट में बचा कौन, इंग्लैंड, ठीक है। लेकिन कुछ एरियाज थे, जैसे आप बोलोगे गोवा, दमन एंड दीव, वो पुर्तगाल के अंडर ही रहे। पौंडीचेरी फ्रांस के अंडर रहा, ठीक है। तो ये कुछ एरियाज थे। लेकिन अब आप यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, पहले आए थे कौन, पुर्तगाल, लेकिन लास्ट में 1961 में जो है गोवा और दमन और दीव, अगर यहाँ आप देखोगे गोवा और ये आइलैंड्स दमन एंड दीव, ये पुर्तगाल के अंडर ही रहे थे इवन आजादी के बाद भी, 47 के बाद भी। फिर पुलिस एक्शन से इसको इंडिया ने लिबरेट किया था। इसी तरह यहाँ से पौंडीचेरी अगर हम देखें, ये 1954 में लिया था इंडिया ने फ्रॉम दिस ये फ्रांस ने फिर दिया था इंडिया को वापस, ठीक है। तो फर्स्ट जो आया था पहला यूरोपियन पावर,
पुर्तगाल आया था, लास्ट में भी पुर्तगाल ही चला गया। दैट मीन्स पुर्तगाल वाज द फर्स्ट टू एंटर एंड लास्ट टू लीव इंडिया। सिमिलरली फ्रांस जो है लास्ट में जो इंडिया में कौन सा पावर आया, किसकी कंपनी बनी, फ्रांस की 1667 में, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट दिस, आई होप आपको ये समझ आया होगा, ठीक है। नाउ इसका जो सही आंसर होगा, देखिए पहले हमारे पास आया पोर्चुगल, देन हमारे पास आता है डच, देन इंग्लिश, डेनमार्क एंड फ्रांस। दैट मीन्स 1-5, ठीक है, सॉरी 1-4-5, तो 1-4-5, तो ये सी पार्ट इसका राइट आंसर है, ठीक है। नाउ उसके बाद हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर एंड 8, द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज अपॉइंटेड इन सूरत बाई, ठीक है, तो मतलब किसके अंडर जो है ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई गई थी, ठीक है, तो ये बनाई गई थी अंडर थॉमस एल्डोवर्थ, ठीक है, तो सूरत में। लेकिन उसके बाद आप देखो कि ज्यादा जो टाइज जो शिफ्ट हुआ वो ज्यादा मतलब बंगाल की ओर हुआ। हालांकि स्टार्ट तो सूरत से हुआ, लेकिन बंगाल में फिर काफी ज्यादा फैक्ट्रीज बनाई ब्रिटिश ने, जैसे वहां पटना, सूरत, सॉरी पटना, कासिम बाजार, ठीक है, ये कुछ सेंटर्स थे जहां पे ब्रिटिश की फैक्ट्रीज बनना स्टार्ट हो गई, ठीक है। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका आंसर थॉमस एल्डोवर्थ है, ठीक है। नाउ द ईस्ट इंडिया कंपनी एसोसिएशन, सॉरी द ईस्ट इंडियन एसोसिएशन वाज फॉर्मड बाय होम एंड वायर, तो ये बोल रहा है कि जो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन एक ऑर्गेनाइजेशन है वो किसने बनाई और कहां पे बनाई, तो ये बनाई थी दादा भाई नारोजी ने। दादा भाई नारोजी ने कहा, लंदन में, ठीक है, तो यहाँ पे दादा भाई नारोजी इन लंदन, बिल्कुल ठीक है। आत्माराम गलत है, मैडम कामा इन लंदन, तो आंसर है दादा भाई नौरोजी इन लंदन, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन। क्वेश्चन नंबर 10, द आत्मीय सभा वाज फाउंडेड बाय, आत्मीय सभा किसने बनाया था, ठीक है, तो ये बनाया था, देखिए अगर हम बात करें, हम अगर हमें देखिए अक्सर पता होता है कि ब्रह्मो समाज, वो सबको पता होगा कि राजा राम मोहन राय ने बनाया है, क्लास 8 से बच्चे को भी अगर बोलेंगे उसको भी पता होगा। लेकिन अब जो है एसएसबी या जेकेएस या कोई और एग्जाम, वो थोड़ा आपको इसी टॉपिक्स में से बिल्कुल पूछेंगे, लेकिन आपको इन्हीं टॉपिक्स को थोड़ा ब्रॉडली अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। तो देखिए 1814 में जो है राजा राम मोहन राय ने क्या किया, राजा राम मोहन रॉय ने फाउंड की आत्मीय सभा, ठीक है, आत्मीय सभा इन कलकत्ता, ठीक है, यहाँ बंगाल में आत्मीय सभा, तो सोसाइटी ऑफ फ्रेंड्स इसका लिटरल मीनिंग है। तो ये पहली बनी, उसके बाद उसने फाउंड किया ब्रह्मो सभा, पहले उसको बोलती थी, ठीक है, ब्रह्मो सभा, तो उसके बाद यही बन गया 1828 में ब्रह्मो समाज, ठीक है, ब्रह्मो समाज। तो इसके बारे में मेंस में भी क्वेश्चन आया था एक बार कि ब्रह्मो दैट राइज ट्रेस द राइज एंड ग्रोथ ऑफ these reform movements with special reference to ब्रह्मो समाज एंड डेरोजाई, ठीक है, हेनरी डेरोजाइज मूवमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे जो ब्रह्मो समाज के कुछ आइडियल्स थी, जैसे इसने आइडल वर्शिप को प्रोहिबिट किया था, ठीक है, आइडल वर्शिप, क्रॉस, इसी तरह इसने माना था किसको, मोनोथीज्म, मोनोथीज्म मतलब वन गॉड, ठीक है, मोनोथीज्म, और ये अगेंस्ट द कास्ट सिस्टम एंड सती एटसेट्रा, ठीक है, सती के खिलाफ था, कास्ट सिस्टम के खिलाफ था, ठीक है। सो दीज वर सम ऑफ द आइडियल्स ऑफ ब्रह्मो समाज। फिर ब्रह्मो समाज के साथ और भी लोग जुड़े थे, जैसे आपको पता होगा रविंद्रनाथ टैगोर का फादर दिस देवेंद्रनाथ टैगोर, देन दैट सिमिलरली केशव चंद्र सेन इससे जुड़े थे, ठीक है। तो उनके बारे में भी कभी कभार क्वेश्चंस आते हैं कि मतलब कौन जुड़े थे इसके साथ, कौन नहीं जुड़े थे, ये क्वेश्चंस केएस प्रीलिम्स जेके एसएसबी में काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और अगर आपको इन पे अच्छी कमांड है, यू कैन हैव द होल्ड इन जीएस, ठीक है। नाउ लेट अस मूव ऑन, तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज राजा राम मोहन राय, ठीक है। सो उसके बाद हमारा 11th क्वेश्चन है, द फर्स्ट एडिटर ऑफ केसरी वॉज, तो देखो केसरी और मराठा, केसरी और प्लस मराठा, दे वेर अंडर होम, बाल गंगाधर तिलक ने इनको, ये वो इनको ओन करता था, उसी के अंडर ये निकल रहे थे ये दोनों न्यूज़पेपर्स। और केसरी का जो सबसे पहला एडिटर था दैट वाज गोपाल गणेश अगरकर, ठीक है, गोपाल गणेश अगरकर, तो राइट आंसर इज बी पार्ट, गोपाल गणेश
अगर, ठीक है। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द 12th क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे 12th क्वेश्चन में है, द फेमस यूरोपियन ट्रैवलर हु मेंशन्ड कश्मीर इन हिज ट्रैवल अकाउंट वाज। तो जो एक यूरोपियन ट्रैवलर था जिसने कश्मीर को मेंशन किया था अपने ट्रैवल अकाउंट में, ठीक है। तो ट्रैवल अकाउंट्स देखिए हमारे पास सोर्सेज ऑफ इंडियन हिस्ट्री रहते हैं, जैसे न्यूज़पेपर्स रहते हैं, ठीक है। इसी तरह जुडिशियल रिकॉर्ड्स रहते हैं, ठीक है। इसी तरह हमारे पास बाकी जर्नल्स, पीरियोडिकल्स, ठीक है, ट्रैवल अकाउंट्स, लिटरेचर, वो सब यूज किया जाता है वो मटेरियल टू कंस्ट्रक्ट द हिस्ट्री, ठीक है, टू कंस्ट्रक्ट द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो इसमें से एक इंपॉर्टेंट जो है कुछ ट्रैवल अकाउंट्स जो है, जैसे आप देखोगे दैट इसमें विक्टर जैक माउंट जो है वो फ्रांस के थे, ठीक है। तो विक्टर जैक माउंट जो फ्रांस के हैं, उन्होंने कश्मीर को डिस्क्राइब किया था, तिब्बत बाकी वहां पे वो घूमा था, तो उसको उसने डिस्क्राइब किया था इन हिज ट्रैवल अकाउंट। तो सो इट इज विक्टर जैक माउंट ऑफ फ्रांस, और ये एक जियोलॉजिस्ट था और ये कश्मीर आया था। सो इसका आंसर है सी पार्ट। तो पहले में देखिए, पहले में दिया है हमें दैट, तो जो भी इंपॉर्टेंट फॉरेनर्स है, अगर उन्होंने कश्मीर के बारे में लिखा है या कुछ खास किया है इंडिया के बारे में लिखा है, तो वो इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। तो विक्टर जैक माउंट ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड गलत है यहाँ पे, विक्टर जैक माउंट ठीक था। दूसरा है मॉन्टेस्की ऑफ आयरलैंड, मॉन्टेस्की फ्रांस की थी, ठीक है। हालांकि इन्होंने भी जो कश्मीर के बारे में लिखा है, जैसे ट्रैवलर्स इनटू द लैंड्स ऑफ, इसने पंजाब और पंजाब प्लस कश्मीर दोनों के बारे में जो है अपने ट्रैवल अकाउंट में लिखा है, किसने, मॉन्टेस्की ने। तो मॉन्टेस्की एक फ्रेंच फिलोसफर था, इसने वो सेपरेशन ऑफ पावर्स का कंसेप्ट भी दिया था। तो इसमें विक्टर जैक माउंट ऑफ फ्रांस, तो आंसर इज सी। उसके बाद विक्टर जैक माउंट ऑफ पुर्तगाल, यहाँ पे विक्टर जैक माउंट ठीक है लेकिन पुर्तगाल गलत है, सो आंसर इज सी, ठीक है। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन, क्वेश्चन नंबर 13। द ब्लू वाटर पॉलिसी वाज अडॉप्टेड बाय, ठीक है। देखो अब हमें ब्लू वाटर पॉलिसी बोलना है कि किसने अडॉप्ट किया था। First is Alfonso de Albuquerque, Nino da Cunha, Francisco de Almeida, नन। देखिए यहाँ पे जो पहला गवर्नर जब पुर्तगाल ने अपॉइंट किया था, ही वॉज फ्रांसिसो डी एल्मीडा, एफ डी एल्मीडा। तो एल्मीडा जो है 1505, 1505 में इसको अपॉइंट किया था एज गवर्नर, किसने, दिस पुर्तगाल ने इन इंडिया, ठीक है। तो उसके बाद जो है इसको काफी सारा मतलब जो है कन्फ्रंटेशन मिली फ्रॉम गुजरात। तो गुजरात में जो है आप देखोगे मतलब इसकी लड़ाई हुई किसके साथ, इजिप्ट के साथ, और प्लस वहां गुजरात का जो फ्लीट था, ठीक है, मतलब वहां के वाटर्स में फाइट हुई। तो उसके बाद जो है इसमें काफी लड़ाई के बाद जो है इसका सन, इसका बेटा भी मारा गया, लेकिन उसके बाद इसने विगरसली फॉट किया और इजिप्ट और जो गुजराती फ्लीट है उसको हरा दिया। तो उस पॉलिसी को जो इसने पॉलिसी अपनाई थी, दैट इज कॉल्ड ब्लू वाटर पॉलिसी, ब्लू वाटर पॉलिसी, ठीक है। तो ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई थी किसने, फ्रांसिसो डी अल्मीडा, ठीक है। तो इसमें इंपॉर्टेंट आता है, कभी अल्फांसो डी अल्बुकर्क के बारे में आपको पता होगा दैट इसने गोवा को कैप्चर कर किया था, और इसने इंपॉर्टेंट जो है सती जो है अपनी एरिया में उसको बैन किया था, ठीक है। सती प्रथा आपको पता होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, हमें स्टेटमेंट्स पढ़नी है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, द गोवा वाज लिबरेटेड बाय पुलिस एक्शन फ्रॉम पोर्चुगल इन 1954, the France left to Pondicherry in 61, the battle of Vendée Wash was fought between France and Britain, which of the statement is correct। देखिए गोवा को लिबरेट किया था पुलिस एक्शन से, पुर्तगाल को लिया, मतलब वो पुर्तगाल के अंडर ही था, लेकिन उसको 54 में नहीं बल्कि 1961 में लिबरेट किया था इंडिया ने। तो फ्रांस ने लेफ्ट किया था पौंडीचेरी को 1954, ठीक है। तो यहाँ पे उल्टा है, देखिए 54 दिया है फ्रेंच का डेट और 61 दिया है पुर्तगाल का डेट, तो दोनों स्टेटमेंट पहली भी गलत है, दूसरी भी गलत है। तीसरा है द बैटल ऑफ वॉन्डे वाज फॉट बिटवीन फ्रांस एंड ब्रिटेन। देखिए 1748 में अगर हम देखें, यहाँ से जो है ब्रिटिश का राइज होना स्टार्ट हुआ। देखिए 1500 में आया था पुर्तगाल, उसके बाद 100 साल बाद हम देखेंगे 1600 से बाकी यूरोपियन पावर्स आई, यहाँ पे आया था पुर्तगाल, और यहाँ से बाकी पावर्स जैसे दिस डच आया था, ठीक है। इसी तरह ब्रिटिश आया, ठीक है, ब्रिटिश आया, और फाइनली इंग्लैंड, सॉरी फ्रांस आया, ठीक है, लास्ट में फ्रांस आया।
तो अब ये जो पुर्तगाल, डच, ब्रिटेन, फ्रांस, तो इनमें जो है एक-एक करके पहले पुर्तगाल के साथ थोड़ा पीस हुआ ब्रिटिश का, और पुर्तगाल ने जो अपनी इंटरेस्ट्स है वो इंडिया से, मतलब उनका इंडिया में फिर इंटरेस्ट नहीं रहा। उनकी जो कॉलोनियल जो माइंड है वो चला गया टुवर्ड्स द ब्राज़ील, साउथ अमेरिका, तो पुर्तगाल चला गया। और डच के साथ इनका कुछ एग्रीमेंट्स हो गए, और डच के साथ भी इनकी काफ़ी लड़ाइयाँ हुई, और फाइनली जो डच है वो चला गया टुवर्ड्स द इंडोनेशिया। उनको लगा कि वहाँ जो स्पाइस ट्रेड है, मसालों का ट्रेड, वो इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए इन्होंने इंडिया छोड़ दिया। तो फाइनली जो बचा था फ्रांस और ब्रिटेन। तो इनके बीच काफ़ी सारे बैटल्स हुए, तो उनमें जो आता है इम्पोर्टेंट कार्नाटिक वॉर्स, ठीक है? तो थर्ड कार्नाटिक वॉर में जो है फ्रांस ने जो है ब्रिटिश ने जो है फ्रांस को हराया, और फाइनली फ्रांस भी आउट हो गया। तो इसी तरह जो फिर फाइनली उसके बाद बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर के ज़रिए जो है ब्रिटिश फाइनली इमर्ज हुआ एज़ द सुप्रीम पावर इन इंडिया, ठीक है? सो दैट मीन्स कि मतलब जो हाँ, अब इस बैटल का नाम क्या था जो थर्ड कर्नाटिक वॉर में हुआ था? दैट इज़ कॉल्ड बैटल ऑफ वांडीवाश, बैटल ऑफ वैंडीवाश, ठीक है? बैटल ऑफ वांडीवाश जो है, इस बैटल से जो है ब्रिटिश ने फ्रांस को शिकस्त दे दी, और फाइनली वो एज़ रूलर्स इमर्ज हुए, ठीक है? नाउ तो यहाँ पे आंसर जो है थर्ड पार्ट इज़ करेक्ट, बट 1 एंड 2 आर नॉट करेक्ट, ठीक है? सो आंसर इज़ सी, ओनली 3, ठीक है? Now let us move on to the next section. Question number N15. The permanent settlement system was enacted under the governor generalship of, ठीक है, देखिए 1793 में इसको लाया गया। अब ये परमानेंट सेटलमेंट क्या था? देखिए अब आपको पता होगा दैट हम अगर बोलेंगे रेवेन्यू कलेक्शन, तो रेवेन्यू कलेक्शन होती थी लैंड से, ठीक है? अब ये कैसे होती थी रेवेन्यू कलेक्शन? अब अगर कोई भी पीस ऑफ लैंड था तो उसे रेवेन्यू फार्मर्स को मतलब रेवेन्यू देना पड़ता था टुवर्ड्स द गवर्नमेंट, या जिसको हम बोलते हैं टैक्स टुवर्ड्स द गवर्नमेंट, ठीक है? तो अब उसके बाद क्या हुआ, एक सिस्टम लाया ब्रिटिश ने, उसको बोलते हैं परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम। मतलब इन्होंने जो है पहले ही फिक्स कर दी रेट, मतलब अगर जितना भी लैंड है उतना, सपोज मान लीजिए इन्होंने एक कनाल पे लगा दिया, मान लीजिए 30% टैक्स, तो अब ये 30% चेंज होने वाला नहीं था, मतलब ये हमेशा ऐसा ही रहता। लेकिन ब्रिटिश ने काफ़ी ज़्यादा रेट्स हाई रख दी, ताकि मतलब जो फ्यूचर में तो इसको चेंज नहीं किया जा सकता। इनको ये था कि मतलब हाँ, बीच में जो था टैक्स, अगर आप देखोगे, अगर ये लैंड थी, तो इस पे कौन था? कल्टीवेटर। कल्टीवेटर के कल्टीवेटर देता था टैक्स किसको? ज़मींदार को, ठीक है? और ज़मींदार फिर आगे फॉरवर्ड करता था किसको? गवर्नमेंट को, ठीक है? तो इसमें बीच जो लिंक थी टैक्स की, जो टैक्स कलेक्ट करता था वो कौन था? एक्चुअली ज़मींदार, ठीक है? तो ये था परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम, और इसको लाया था अंडर द गवर्नर जनरलशिप ऑफ कॉर्नवालिस। तो ए पार्ट कॉर्नवालिस की गवर्नरशिप के अंडर इसको लाया गया था। लेकिन ये जो था इसमें हाई टैक्सेस थे, और इससे जो है फिर काफ़ी ज़्यादा बर्डन पड़ा एग्रीकल्चर पे, एग्रीकल्चर इम्प्रूव ही नहीं हुआ, ठीक है? क्योंकि हाई रेवेन्यू देना, हाई रेट देनी पड़ती थी, और ज़मींदार जो थे, उनका कोई इंटरेस्ट नहीं था कि लैंड जो है वो उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़े। उनका खाली इतना था कि वो कितना ज़्यादा रेवेन्यू निकाल सके पीज़ेंट्स से, और पीज़ेंट्स की जो कंडीशन थी वो काफ़ी मिज़रेबल थी। इसके बाद इम्पोर्टेंट आता है दूसरा रोयत-वारी सिस्टम, ठीक है? रोयत-वारी सिस्टम। तो इसको लाया था मुनरो, उसका नाम था 1820, कहाँ? बम्बई में, ठीक है? बम्बई। तो इसी तरह तीसरा हमारे पास आता है रोयतवारी में, ये था कि इसमें ज़मींदार बीच में नहीं था। ज़मींदार को खत्म करके गवर्नमेंट ने डायरेक्ट टैक्स कलेक्ट करना स्टार्ट किया, किससे? दिस पीज़ेंट से, ठीक है? और ये जो रेट्स थी ये वेरिएबल थी, मतलब अब ये नहीं था कि ये फिक्स्ड थी, बल्कि इसको चेंज कर सकती थी गवर्नमेंट। तो ये था रैयतवारी सिस्टम। तो इसको मुनरो ने लाया था, ठीक है? थॉमस मुनरो। उसके बाद मैकेंज़ाई ने और एक सिस्टम लाया था, दैट इज़ कॉल्ड महलवारी सिस्टम, ठीक है? महलवारी सिस्टम। तो इन सिस्टम्स को थोड़ा-सा आप याद रखिएगा, कुछ इम्पोर्टेंट सिस्टम्स, इनके बारे में क्वेश्चन्स पूछे जाते हैं। जैसे मैंने आपको यहाँ पे बोला, परमानेंट सेटलमेंट तो यहाँ पे है ही, तो इसको अंडर कॉर्नवालिस लाया गया था। उसके बाद हमारे पास और एक आया था रोयतवारी सिस्टम, ठीक है? रोयतवारी। तो परमानेंट सेटलमेंट में अगर हम देखें, ये पीज़ेंट पीज़ेंट, उसके बाद यहाँ पे ज़मींदार, और यहाँ पे गवर्नमेंट। तो ये था परमानेंट सेटलमेंट, और बीच में ज़मींदार था, वो पीज़ेंट से लेता था, और ज़मींदार फिर देता था किसको? गवर्नमेंट को, ठीक है?
तो लेकिन जो फिर रोयतवारी सिस्टम था, उसमें क्या था, अगर ये पीजेंट था और ये था गवर्नमेंट, तो बीच में जमींदार नहीं था, किसमें, रोयतवारी में, ठीक है, रोयतवारी सिस्टम। तो ये लाया था कॉर्नवेल्स ने 1793 में, और ये रोयतवारी सिस्टम लाया था किसने, थॉमस मुनरो ने, ठीक है। तो हाँ, इसमें जो है फिक्स्ड रहता था रेवेन्यू, लेकिन टैक्स जो है फिक्स्ड रहता था, लेकिन इसमें चेंज होता था, ठीक है। मतलब अगर फर्टिलिटी ज्यादा हो कम हो, ठीक है, उसके हिसाब से। उसके बाद आया था लास्ट में हमारा महलवारी सिस्टम, ठीक है। महलवारी सिस्टम में भी बीच में ये नहीं था, कौन, देश जमींदार। तो इसको लाया था मैकेंजाई, ठीक है, मैकेंजी। So this was all about these MCQs. Keep sharing, subscribing, and I hope you must have watched this video. तो अगर आपको कोई भी डाउट हो या कोई भी आप चाहते हैं कि इम्प्रूवमेंट आ जाए, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए एंड वी विल एक्ट अकॉर्डिंगली। बिसाइड्स दैट हमारी ऑफलाइन क्लासेस चल रही है इन अनंतनाग नियर अजवा बेकर्स, ठीक है। सो थैंक यू, हैव अ गुड डे।